कहानी की शुरुआत में एक शांत और खुशहाल परिवार को दिखाया जाता है, जहां एक माँ रहती थी और उसके 3 बेटे मौजूद थे। साथ ही उनके साथ उनके दादाजी भी उसी घर में रहते थे। आज उस परिवार के सबसे छोटे बेटे का जन्मदिन था, जिसका नाम जेड रखा गया था। उसके जन्मदिन को खास बनाने के लिए उसकी माँ उसके सामने खुशी के साथ एक केक लेकर आती है, लेकिन तभी वहां पर एक बेहद ही अजीब और डरावना दृश्य देखने को मिलता है, जहां एक अनजान और रहस्यमयी आदमी एक कोने में बैठा हुआ नजर आता है। उस बेबस आदमी को इस पूरे परिवार ने रस्सियों से बांधकर कैद कर रखा था। जेड की मां का कहना था कि ये आदमी हमारी बकरियों और बाकी जानवरों को चुराने के इरादे से यहाँ आया था। फिर दिखाया जाता है कि जेड के जन्मदिन पर उसे एक बेहद अनोखा तोहफा दिया जाता है, जो कि एक चेनसॉ मशीन होती है। यहाँ पर सीन और भी ज्यादा उलझन भरा हो जाता है, क्योंकि ऐसा गिफ्ट आखिर किसी बच्चे को क्यों दिया जाएगा। इसके बाद पूरा परिवार मिलकर उस अनजान आदमी को बेरहमी से टॉर्चर करना शुरू कर देता है। अब जेड की माँ उससे कहती है कि इसी चेनसॉ मशीन से इस आदमी की जान ले लो। ये सुनते ही जेड का एक भाई हंसने लगता है और तुरंत उस मशीन को चालू कर देता है और कहने लगता है कि जल्दी इसे मार दो। वहां मौजूद सभी बच्चे और उनके माता पिता काफी ज्यादा उत्साहित दिखाई देते हैं, लेकिन जेड अब भी एक मासूम बच्चा था, जिसकी वजह से वो चेनसॉ उठाकर भी उस आदमी को मार नहीं पाता और डर के मारे वो चेनसॉ को वहीं फेंक देता है। ये देखकर उसकी माँ गुस्से में उससे पूछने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया और तुम्हें आखिर हो क्या गया है। वो कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे दादाजी कितने बेहतरीन किलर हुआ करते थे। यहीं से ये साफ हो जाता है कि जेड के दादाजी पहले एक खतरनाक सीरियल किलर रह चुके थे, लेकिन उम्र बढ़ जाने के बाद भी उनके अंदर से हत्या का जुनून अब तक खत्म नहीं हुआ था। अब जब जेड ऐसा नहीं कर पाया तो दादाजी खुद आगे आते हैं और कहते हैं कि अब मुझे ही इस आदमी की जान लेनी पड़ेगी ताकि मेरा भी मन खुश हो जाए। वो एक भारी हथौड़ा उठाते हैं और पूरे जोर से उस आदमी की गर्दन पर वार करते हैं, जिससे उस बेचारी की बेहद दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी अचानक प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाती है, जहां एक कार के अंदर एक कपल को सफर करते हुए दिखाया जाता है। दोनों के चेहरे पर खुशी और सुकून साफ नजर आ रहा होता है और ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अच्छी जगह जा रहे हों। लेकिन तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक जानवर आ जाता है, जिसकी वजह से ड्राइवर फौरन ब्रेक लगा देता है। जब वो ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक बच्चा है, जिसने गाय के चेहरे वाला एक मास्क पहना हुआ है। वो बच्चा उनसे कहता है कि उसे मदद की जरूरत है और इतना कहकर वो तेजी से जंगल के अंदर भागने लगता है। ये देखकर उस कपल की वाइफ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये बच्चा अचानक यहाँ कैसे आ गया और मदद मांगकर जंगल की तरफ क्यों भाग गया। वो कहती है कि अब मुझे जाकर देखना चाहिए कि मामला क्या है, लेकिन उसका पति उसे ऐसा करने से रोकता है और समझाने लगता है कि जंगल के अंदर जाना हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। इसके बावजूद वो उसकी बातों को नजरअंदाज करती है और उस बच्चे के पीछे जंगल में चली जाती है। चलते चलते वो एक पुराने और सुनसान फार्म हाउस तक पहुंच जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो उसे चारों तरफ हड्डियां और कंकाल बिखरे हुए दिखाई देते हैं। उसी समय अचानक वो एक ट्रैप में फंस जाती है और नीचे गिर जाती है। अब दिखाया जाता है कि वो बुरी तरह से घायल हो चुकी है और उसकी हालत बेहद दर्दनाक हो जाती है। उसके नाक और मुंह से खून बहने लगता है और वो उठने में पूरी तरह असमर्थ हो जाती है। तभी वही बच्चा अपना मास्क उतारता है और ये सामने आता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जेड ही है। फिर बताया जाता है कि जेड की फैमिली ने उसे एक गैंगस्टर के पास भेज दिया था, जहां उसे लोगों को मारने की ट्रेनिंग दी जाती थी। वो आदमी जेड से कहता है कि इस लड़की के ऊपर कार का इंजन गिरा दो। जेड बिना कुछ सोचे वैसा ही करता है और उस लड़की की बेहद बेरहमी से मौत हो जाती है। उसी समय वहां एक शेरिफ पहुंच जाता है, जो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि जिस लड़की को तुम लोगों ने अभी मारा है वो उसकी बेटी थी। वो कसम खाता है कि वो इन लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसके पास न कोई वारंट होता है और न ही कोई सबूत जिससे ये साबित हो सके कि यही लोग इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि पहले ही सारे सबूत मिटा दिए गए थे। इसके बावजूद वो शेरिफ खुद को संभालता है और जेड को अपने साथ ले जाता है ताकि उससे इन्वेस्टिगेशन की जा सके। अब दिखाया जाता है कि वो शेरिफ असल में एक अच्छा इंसान था,
इसलिए वो जेड को सीधे जेल में डालने की जगह एक मेंटल हेल्थ स्कूल में दाखिल करवा देता है, ताकि उसके दिमाग में जो भी क्रिमिनल सोच भरी हुई है वो धीरे धीरे खत्म हो सके और वो पढ़ लिख कर एक बेहतर इंसान बन सके। इसके बाद वही शरीफ सीधे जेड की माँ के पास पहुंचता है और उससे साफ शब्दों में कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मरी है, इसलिए अब मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा कभी भी वापस नहीं लौटाऊंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। कहानी में फिर दिखाया जाता है कि पूरे 10 साल गुजर जाते हैं। अब वही मेंटल हेल्थ स्कूल दोबारा सामने आता है जहां शरीफ ने जेड को दाखिल करवाया था। उसी स्कूल में एक नई नर्स की एंट्री होती है जिसका नाम लिजी होता है। ये उसका स्कूल में पहला दिन था। स्कूल का एक स्टाफ मेंबर उसे बताता है कि यहाँ लाए गए सभी बच्चों के नाम बदल दिए जाते हैं ताकि उन्हें ये याद ना रहे कि वे किसी क्रिमिनल फैमिली से बिलोंग करते थे। इसका मकसद ये था कि वे धीरे धीरे अपनी पुरानी यादें भूल जाएं और एक नई पहचान बना सके। अब लिजी की नजर एक मोटे से लड़के पर पड़ती है जिसका नाम बर्ड रखा गया था। जब लिजी उसके पास बैठती है तो वो लड़का पूरी तरह से उसे नजरअंदाज कर देता है। तभी वहां मौजूद एक दूसरा लड़का लिजी को बताता है कि ये लड़का अक्सर चुप ही रहता है। यहाँ से ये अंदाजा लगाया जाता है कि बचपन में जेड भी ऐसा ही खामोश स्वभाव का था, इसलिए हो सकता है कि यही लड़का असल में जेड ही हो। उसी दौरान लिजी देखती है कि कुछ बच्चे आपस में झगड़ने लगते हैं। उन्हें लड़ता देखकर वो बीच बचाव करने जाती है, लेकिन उन बच्चों में से एक बच्चा लिजी से बदतमीजी करने लगता है। तभी वो मोटा लड़का अचानक आगे आता है और लिजी को बचा लेता है। इसी समय वहां सीनियर डॉक्टर भी पहुंच जाते हैं और नर्स से कहते हैं कि अगर कोई बच्चा लड़ाई करता है तो उन्हें तुरंत बताया जाए। वो ये भी कहते हैं कि जो बच्चे अभी लड़ रहे थे उन्हें अपने साथ ले जाया जाएगा। तब लिजी डॉक्टर से कहती है कि इस हेल्दी बच्चे यानी बर्ड की कोई गलती नहीं है, वो तो सिर्फ उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन डॉक्टर जवाब देता है कि तुम कुछ नहीं जानती। वो बताता है कि ये बच्चा अपने पुराने फैमिली मेंबर्स को बेहद बेरहमी से मार चुका है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उससे उसका डॉग ले लिया था। डॉक्टर ये भी कहता है कि तभी से ये बच्चा काफी खतरनाक बन गया है और अब इसे सिर्फ थेरेपी के नाम पर यहाँ रखा गया है। जैसे ही डॉक्टर वहां से जाता है वैसे ही बर्ड का एक दोस्त लिजी के पास आता है और उससे कहता है कि ये लोग झूठ बोलते हैं। वो बताता है कि थेरेपी के नाम पर यहाँ बच्चों को बेहद क्रूर तरीके से टॉर्चर किया जाता है और आज भी बिना किसी वजह उन्हें तकलीफ दी जाएगी। वो लिजी से गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि प्लीज उसकी मदद करो। इसी बीच मेंटल हेल्थ स्कूल के अंदर जेड की माँ की एंट्री होती है। अब वो पहले से काफी ज्यादा अमीर बन चुकी थी और उसके पास कोर्ट की इजाजत भी थी कि वो जब चाहे अपने बेटे से मिल सकती है। अंदर पहुंचते ही वो सीनियर डॉक्टर से कहती है कि मुझे मेरे बेटे से मिलना है, लेकिन डॉक्टर जवाब देता है कि यहाँ आने वाले हर बच्चे का पुराना नाम बदल दिया जाता है और हमारे रिकॉर्ड में किसी जेड नाम का कोई बच्चा मौजूद नहीं है। वो ये भी कहता है कि अगर आपको सच्चाई जाननी है तो इसके लिए आपको दूसरी कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। असल में ये सब एक नाटक था, क्योंकि सीनियर डॉक्टर अच्छी तरह जानता था कि जेड कौन है, लेकिन वो नहीं चाहता था कि कोई भी बच्चा अपनी फैमिली से दोबारा मिले। वो बच्चों को टॉर्चर करके अजीब तरह की खुशी महसूस करता था, क्योंकि उसे लगता था कि ये सभी बच्चे क्रिमिनल फैमिलीज से हैं और कभी नहीं सुधर सकते। इधर अंदर दिखाया जाता है कि बर्ड को बेहद बेरहमी से टॉर्चर किया जा रहा था। जब जेड की माँ ये सब देखती है तो वो गुस्से से पूरी तरह भर जाती है। वो फौरन एक नर्स पर हमला करती है और उसे बुरी तरह मारकर उस जगह की चाबी छीन लेती है। इसके बाद वो सभी पेशेंट्स को आजाद कर देती है। अब पूरा स्कूल अराजकता में बदल जाता है। सारे के सारे पेशेंट भागने लगते हैं। सीनियर डॉक्टर किसी तरह जेड की मां को वहां से बाहर निकाल देता है, लेकिन उसी वक्त बर्ड भी आजाद हो चुका होता है और गुस्से में सभी गार्ड्स पर जानलेवा हमला करता है। वो एक एक करके उन्हें बेहद बेरहमी से मार डालता है। जिस लड़के से उसकी पहले लड़ाई हुई थी वो उससे आजादी की भीख मांगता है। ये देखकर बर्ड के अंदर थोड़ी सी इंसानियत जागती है और वो उसे भी आजाद कर देता है। लेकिन जैसे ही बर्ड सीनियर डॉक्टर के सामने पहुंचता है तो डॉक्टर उस पर हमला करने लगता है। ये देखकर बर्ड पूरी तरह गुस्से से भर जाता है और वो सीनियर डॉक्टर को खिड़की के शीशे पर बार बार पटकता है, जिससे उसकी वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है।
दूसरी तरफ ये सब देखकर लिजी पूरी तरह डर जाती है। वो एक दूसरी नर्स के साथ भागते हुए बेसमेंट में छिप जाती है, लेकिन उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती। अचानक एक पागल बच्चा वहां आ जाता है और दूसरी नर्स का गला काटकर उसे मौत की नींद सुला देता है। ये देखकर लिजी के होश उड़ जाते हैं। वो बुरी तरह घबरा जाती है, क्योंकि वही पागल बच्चा अब उसकी तरफ उसे मारने के लिए बढ़ रहा था। उसी पल बर्ट का वही अच्छा दोस्त वहां पहुंच जाता है और लिजी को आखिरी समय पर बचा लेता है। वो उस पागल बच्चे को बुरी तरह मारकर उसकी जान ले लेता है और फिर लिजी को अपने साथ बाहर लेकर आता है। बाहर निकलते ही उन्हें एहसास होता है कि हालात अब और भी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। वहां वही लड़का नजर आता है जिसकी पहले बर्ड के दोस्त से लड़ाई हुई थी। उसके साथ एक अजीब सी लड़की भी होती है जो पूरे मेंटल हेल्थ स्कूल में सबसे ज्यादा बदतमीज और चिड़चिड़ी मानी जाती थी। वे दोनों सबको जबरदस्ती अपनी गाड़ी में कैद कर लेते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। इसी दौरान वो दुष्ट लड़का देखता है कि बर्ड भी वहीं मौजूद है, तो वो उसे भी गाड़ी में बैठा लेता है। अब वो दुष्ट लड़का सबको धमकाते हुए कहता है कि उसके पेरेंट्स काफी अमीर हैं और दूसरी कंट्री में रहते हैं। वो कब से उनके पास जाना चाहता था। वो ये भी कहता है कि अगर कोई भी भागने की कोशिश करेगा या पुलिस को खबर देगा तो उसकी मौत उसी के हाथों तय है। बर्ड और उसका दोस्त शुरू से ही इस मेंटल हेल्थ स्कूल में रहते आए थे, इसलिए उन्हें अपने परिवार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उनका मन करता है कि वे भी देखें कि असली फैमिली आखिर होती कैसी है। इसी वजह से वे उसकी बात मान लेते हैं। लिजी भी मजबूरी में उनके साथ ही रहती है। दूसरी तरफ शेरिफ को इस पूरे मामले की जानकारी मिल चुकी होती है। वो फौरन सभी पुलिस वालों को उनके पीछे लगा देता है। उसे ये भी पूरी तरह समझ आ जाता है कि जेड यानी बर्ड भी इसी ग्रुप में शामिल है। वो अपने ऑफिसर को फोन पर आदेश देता है कि जहां भी जेड दिखे उसे तुरंत गोली मार दी जाए। यही बात फोन पर जेड की मां भी सुन लेती है। अब दिखाया जाता है कि पांचों का ग्रुप एक जगह की ओर आगे बढ़ रहा होता है। रास्ते में उन्हें काफी भूख लगती है, तो वे एक रेस्टोरेंट पर रुकने का फैसला करते हैं। वहां पहुंचते ही दुष्ट लड़का अपने साथियों के साथ मिलकर गन निकालता है और सबके पैसे छीनने लगता है। इतना ही नहीं, वो वहां की वेट्रेस को भी जान से मार देता है। इसी अफरा कफरी में लिजी मौका देखकर वहां से भागने लगती है, लेकिन बर्ड उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि प्लीज तुम कहीं मत जाओ। तभी वही पागल बच्चा वहां आ जाता है और गाड़ी चुराकर सबको लेकर फिर से आगे बढ़ जाता है। फायरिंग के दौरान एक गोली बर्ड के पेट में लग जाती है। कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है। अब वे सभी जंगल के रास्ते पैदल चलने लगते हैं। चलते चलते उन्हें एक कंटेनर दिखाई देता है जो ट्रॉली जैसा लगता है। जब वे उसके अंदर जाते हैं तो वहां एक डेड बॉडी पड़ी होती है, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वे रात वहीं बिताने का फैसला करते हैं। लिजी बर्ड के जख्म साफ करने लगती है। तभी दुष्ट लड़का बर्ड को धमकाता है कि अगर लिजी या उसकी दोस्त भागने की कोशिश करें तो उसे तुरंत सूचना देनी होगी। लेकिन जैसे ही रात गहरी होती है, लिजी फिर से भागने की कोशिश करती है। दुष्ट लड़का उसे देख लेता है और पकड़कर कहता है कि मैंने मना किया था। वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। उसी वक्त बर्ड का वही अच्छा दोस्त पहुंच जाता है और एक बार फिर लिजी को बचा लेता है। वो दुष्ट लड़के को मारते हुए बर्ड से कहता है कि मैंने कहा था इन पर नजर रखो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। ये सुनकर बर्ड को बेहद गुस्सा आता है। वो बिना कुछ सोचे दुष्ट लड़के पर हमला करता है और उसे घसीटते हुए आगे ले जाता है। फिर वो उसका सिर क्रश कर देता है, जिससे उसकी बेहद दर्दनाक मौत हो जाती है। जैसे ही सुबह होती है, दुष्ट लड़के की वो दोस्त जो हमेशा चिड़चिड़ी और बदतमीज रहती थी, उसे एहसास होता है कि उसका साथी कहीं नजर नहीं आ रहा है। वो घबराते हुए इधर उधर देखने लगती है और सोचती है कि आखिर वो गया कहाँ। उसे ढूंढने के लिए वो जंगल के अंदर अकेली निकल पड़ती है। इधर पीछे लिजी और बर्ड का दोस्त दोनों अकेले रह जाते हैं। वे आपस में बात करते हैं कि यहाँ से भागने का यही सही मौका है। लेकिन तभी बर्ड का दोस्त रुक जाता है और कहता है कि बर्ड जैसा भी है, आखिरकार वो उसका दोस्त है और वो उसे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। इसी वजह से वो वापस बर्ड को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ दुष्ट लड़के की दोस्त अब पुलिस के हाथ लग चुकी होती है। वो शेरिफ के सामने होती है, जो गुस्से से भरा हुआ उसे बेरहमी से मारने लगता है। वो उससे पूछता है कि उसका दोस्त कहाँ गया है। जवाब में वो लड़की कहती है कि उसे खुद कुछ भी नहीं पता। वो शेरिफ को ताना मारती है कि तुम पागल हो चुके हो, क्योंकि तुम्हारी बेटी मर चुकी है और अब तुम सबको टॉर्चर कर रहे हो। ये सुनते ही शेरिफ का गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ता है। वो एक पल भी सोचता नहीं और गन निकालकर उसे गोली मार देता है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। ये पूरा दृश्य लिजी और बर्ड का दोस्त दूर से देख रहे होते हैं।
बर्ड का दोस्त डरते हुए कहता है कि हमें इनसे दूर ही रहना चाहिए, वरना ये हमें भी गोली मार देंगे। पुलिस को अब ये यकीन हो चुका था कि बाकी पागल बच्चे आसपास ही कहीं भटक रहे होंगे, इसलिए शेरिफ सभी पुलिस वालों को डॉग्स के साथ तलाशी में लगा देता है। डॉग्स की आवाज सुनकर लिजी, बर्ड और उसका दोस्त समझ जाते हैं कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। अब वे तीनों जान बचाकर भागने लगते हैं। भागते हुए उन्हें रास्ते में कई दिनों से मरी हुई एक गाय दिखाई देती है, जिसे कीड़े खा रहे होते हैं। उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वे तीनों उसी गाय के अंदर छुप जाते हैं। इसकी वजह से डॉग्स को उनकी इंसानी गंध नहीं मिलती और पुलिस उन्हें नजरअंदाज करके आगे निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वे तीनों गाय के पेट से बाहर निकलते हैं और फिर से भागने लगते हैं। भागते भागते उन्हें सड़क पर एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है। लिजी को लगता है कि शायद ये कोई दूसरे पुलिस वाले होंगे। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन बर्ड का दोस्त उसे तुरंत रोक देता है और कहता है कि तुम पागल हो गई हो, ये उन्हीं के साथ ही हो सकते हैं। और वही होता है। वे पुलिस वाले फौरन शेरिफ को कॉल कर देते हैं। इसी दौरान बर्ड पीछे से एक पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देता है और उसका गला दबाने लगता है, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं होती। पुलिस ऑफिसर गन निकालकर बर्ड के सिर में गोली मार देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये देखकर बर्ड का दोस्त आपे से बाहर हो जाता है। वो गुस्से में उसी पुलिस ऑफिसर को लगातार मारता है और इतना मारता है कि उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। लिजी ये सब देखकर पूरी तरह टूट चुकी होती है। वो सोचती है कि आखिर वो कैसे पागल लोगों के बीच फंस गई है। मौका देखते ही लिजी पुलिस की गाड़ी लेकर वहां से भाग जाती है। पीछे से बर्ड का दोस्त चिल्लाकर कहता है कि तुम धोखेबाज हो, मैंने तुम्हें अच्छा समझा था, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त बर्ड मर गया। उसकी हालत अब ठीक नहीं लग रही होती। उधर पीछे से शेरिफ भी उनका पीछा करने लगता है और लगातार गोलियां चलाने लगता है। फायरिंग के बीच एक गोली बर्ड के दोस्त को लगती है और उसका चेहरा बुरी तरह डिसफिगर हो जाता है। वहीं दूसरी गोली लिजी के हाथ में लगती है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। खाई में गिरने की वजह से लिजी बेहोश हो जाती है। जब लिजी की आंख खुलती है तो वो खुद को शेरिफ की गाड़ी के अंदर पाती है। वो काफी कमजोर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो रेडियो के जरिए कई जगह संपर्क करने की कोशिश करने लगती है ताकि किसी को अपनी लोकेशन बता सके। लेकिन तभी शेरिफ वहां आ जाता है और उसे जबरदस्ती गाड़ी से बाहर खींच लेता है। इसके बाद पता चलता है कि शेरिफ उसे उसी जगह लेकर आया है जहां उसकी बेटी को बेहद दर्दनाक तरीके से मारा गया था। वहीं पर बर्ड के दोस्त को भी बांधकर लटकाया गया था। शेरिफ सच्चाई बताते हुए कहता है कि असली जेड कोई और नहीं बल्कि यही लड़का था जो बर्ड का दोस्त बनकर उसके साथ घूम रहा था। इधर दूसरी तरफ इस पूरी बात की खबर जेड की मां तक पहले ही पहुंच चुकी होती है, जो एक पुलिस ऑफिसर ने उसे फोन पर बता दी थी। अब यहीं से खूनी खेल की शुरुआत होने वाली थी। वो फौरन अपने साथ चेनसॉ लेकर उस जगह पहुंच जाती है ताकि जेड को याद दिला सके कि यही वो तोहफा है जो उसने उसे बर्थडे पर दिया था। वो शेरिफ पर हमला कर देती है और काफी संघर्ष के बाद किसी तरह जेड को आजाद कर लेती है। इसके बाद वो जेड को अपने घर लेकर आती है और उसके चेहरे पर टांके लगवाती है। वे अपने साथ शेरिफ और लिजी को भी ले आते हैं। जब उन दोनों को होश आता है तो वे वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठीक उसी समय जेड की मां उन्हें पकड़ लेती है। वो जेड को बुलाकर उसके हाथ में चेनसॉ पकड़ा देती है और कहती है कि अब वो वक्त आ चुका है जब तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जिन जिन लोगों ने तुम्हें टॉर्चर किया, अब उनसे अपना बदला ले लो। जेड अब इन सब चीजों से पूरी तरह टूट चुका था। वो मानसिक रूप से पूरी तरह बदल चुका था। वो गिफ्ट में मिला अपना चेनसॉ उठाता है और शेरिफ पर हमला कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर लिजी डर के मारे वहां से भागने लगती है, लेकिन जेड की मां अपने बाकी बेटों को आदेश देती है कि उसका पीछा करो। भागते हुए लिजी का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो गिर जाती है। वो जेड से गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि तुम अच्छे इंसान हो और तुम्हारी माँ तुम्हें बुरा बनाना चाहती है, इसलिए प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन जेड अब किसी की एक नहीं सुनता। वो पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। वो चेनसॉ चलाता है और लिजी की मौत हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि अब तक जिन लोगों की भी जान गई थी, उनकी बॉडी को पूरी फैमिली अपने जानवरों को खिलाने लगती है।
वहीं दूसरी ओर जेड लिजी के चेहरे की स्किन उतारकर एक मास्क बनाता है जिसे वो लेदर फेस नाम देता है और उसे अपने चेहरे पर पहन लेता है। अगर आपने ये कहानी यहाँ तक देखी है तो इसका मतलब है कि आपको ऐसी डार्क और इंटेंस स्टोरीज पसंद है। और सच कहूं, ऐसी कहानियां हर चैनल पर नहीं मिलती। सब्सक्राइब करना कोई एहसान नहीं, ये बस एक क्लिक है जो ये तय करता है कि अगली कहानी आप मिस करेंगे या सबसे पहले देखेंगे। तो जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।